राजनीति में जातिवाद है, ये अच्छा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति में जातिवाद के पक्ष में नहीं है और हम क्षेत्रीय पार्टियों के भी पक्ष में नहीं है। हम धर्म के आधार पर चलने वाली पार्टियों के भी पक्ष में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रवाद के नाम पर चलती है। भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत समय के अनुसार बदलती रहती है। बिहार का चुनाव आया, उस समय उन्होंने यही आरक्षण की बात उठाई और आज यूपी का जब चुनाव है तो इनके चाहे आरएसएस का वैद हो या दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, ये इस आरक्षण की बात करते हैं और अब कास्टलेस की बात करने लगे। कैशलेस फेल हो गया, नोटबंदी फेल हो गई, अब कास्टलेस की बात करने लगे। मुकेश चेलावत साहब, आपका रुख करना चाहता हूँ। क्यों यकीन नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी की ये मंशा है कि जाति विहीन समाज की परिकल्पना साकार हो? संघ भी ऐसा मानता है, संघ की विचारधारा पे भारतीय जनता पार्टी चलती भी है। नहीं, देखो, इसमें सबसे पहले मैं जो भाई साहब ने आरोप लगाया है कि हम केवल हिंदू धर्म की बात करते हैं और हिंदू धर्म में भी दलित को और इनको शोषित वर्ग को एक साइड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि 65 साल तक राज किसने किया? क्या कारण है कि आरक्षण की व्यवस्था 10 वर्ष के लिए हमने की थी और आज तक भी उन शोषित और दलित वर्ग को वो सम्मान हासिल नहीं हुआ? कि उसके कारण है कि जो भी सरकार आती है उस आरक्षण व्यवस्था तो आरोप पर आ गए आप। नहीं, आरोप पे नहीं आया हूं। आपने जवाब नहीं दिया, आरोप पर आ गए। मैं जवाब दे रहा हूं आपको। जैसा अभी हमको बताया कि भाई साहब ने भी कहा, राजीव जी, मेरा एक सवाल है, इसमें जोड़ लीजिएगा कि क्या वजह है कि कांग्रेस के नक्शे कदम पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है? वही जाति संरचना, वही जो कांग्रेस नक्शे कदम अपनाती आई है, उसी पर पार्टी ने आपने आधार रख दिया? नहीं, ऐसा कोई आधार नहीं रखा है। जैसा राजीव जी भाई साहब, प्रकोष्ठ जाति के आधार पर आपके यहाँ पर भी है जैसे कांग्रेस में? प्रकोष्ठ इसलिए है कि उस समाज के उत्थान के बारे में अगर कोई प्रकोष्ठ बनाकर विशेष रूप से मिलकर सोचे ना, नहीं, विशेष रूप से टीम गठित करके और उनको वो कार्य दिया गया है कि इस वर्ग को आपको आगे बढ़ाने के लिए इनके ऊपर आपको काम करना है। चलिए, यूपी में किसी मुस्लिम चेहरे को टिकट नहीं मिली, इसका क्या कारण? मैं आपसे यही बात कहना चाहूंगा। राजस्थान के अंदर आज भी राजस्थान के माननीय वसुंधरा राजे जी की कैबिनेट में माननीय यूनुस खान जी, जो कि बहुत कम उम्र में 38 साल की उम्र में 2003 में वो कैबिनेट मंत्री बने और हबीबुर रहमान जी नागौर से विधायक है। हमने मंडावा से सलीम भारती को टिकट दिया था, वो किसी कारणवश वो चुनाव हार गए हैं। तो ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम वर्ग से कहीं दूर है। और अगर आप जब बात कर रहे हो तो हमारे पास में मुस्लिम मोर्चा है। यूपी का एक सवाल यूपी का किया था जिसके आधार पर ये आरोप लगाया था राजीव गुप्ता जी ने, उसका जवाब दीजिए। कुल मिला के जो भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों का चयन करती है वो कार्यकर्ता की क्षमता के आधार पर, कार्यकर्ताओं के द्वारा गए सुझाव दिए गए उन नामों के आधार पर उम्मीदवार तय करती है। हो सकता है किसी फील्ड के अंदर भारतीय जनता पार्टी को योग्य कार्यकर्ता, मुसलमान शब्द नहीं है, हमें हमारा कार्यकर्ता चाहिए जो इस तरह टिकाऊ और जिताऊ हो। तो अगर कोई टिकाऊ उम्मीदवार नहीं मिला होगा तो नहीं दिया टिकट। सुरेश जी, ये किस अंदाज में गर्दन हिला दी आपने? मुकेश जी, भाई मुकेश जी से पूछना चाहूंगा कि इतना बड़ा उत्तर प्रदेश जिसमें देश को कई प्रधानमंत्री दिए, कई राष्ट्रपति दिए और इनको उस पूरे उत्तर प्रदेश में एक योग्य मुसलमान नहीं मिला, एक सिंगल योग्य मुसलमान नहीं मिला। ये देश हिंदू, सिख, ईसाई सब 36 कौमों का बना है। इस राष्ट्र को, लेकिन ये आरोप भी सुरेश जी कहीं वही जाति पर आधारित सियासत का हिस्सा तो नहीं? देखो, कांग्रेस हमेशा से 36 जातियों का सम्मान करती आई है, करती रहेगी। इनकी जो नीति और नीयत वो केसलेस, वो आगे वाला आज का क्या इशू है इनका? कास्टलेस। वो इनकी कथनी ये वो घुमा फिरा के ये आपके आंकड़े हैं, कहीं पीछे से बैकडोर से इनको दिखाया है आज आपने। इशू आपके ही है। चलिए, किसी का भी हो, बात हम करना चाहते हैं कि क्या कांग्रेस इस हक में है? न तो ये देश केसलेस हो सकता, न जाति लेस हो सकता। यहाँ की परंपरा क्यों नहीं हो सकता? सुरेश जी, अब मैं ये जानना चाहता हूँ, आप प्रवक्ता के तौर पर मानते हैं इस बात को? आपकी ही बात का जवाब दे रहा हूँ। हाँ, कि ये देश परंपराओं से जुड़ा हुआ, हमारा संविधान है धर्मनिरपेक्ष। यहाँ आपको गरीबी रेखा से ऊपर लोगों को उठाना पड़ेगा। अभी ये कह रहे थे 65 बरस तक, अरे 65 बरस के 70 बरस के राज में कांग्रेस के अलावा आपने भी राज किया 7 बरस।
और आज 3 वर्ष से राज कर रहे हो, तो हमने गलत किया तो आप उसको ठीक कर दे। पहले ये स्वीकार कर लो कि आपने गलत नहीं, किया। ये प्रजातंत्र में स्वीकार करवाती है जनता, और जनता ने हमें हरा दिया, हमें स्वीकार करा दिया, हम स्वीकार करते हैं ना। एक कॉलर है जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। खालिद कुरैशी हैं बीकानेर से हमारे साथ। नमस्कार खालिद साहब। हाँ सर, नमस्कार जी। तो सर, ये मेरी चुनाव निवेदन विभाग से मेरी अपील है, ये जो 25 साल के लिए सिर्फ सांसद का जो चुनाव लड़ते हैं सिर्फ एसी या एसटी लड़ सकते हैं, उस पर रोक लगाया जाए। जो वो लड़े जो मतलब काबिल हो, वो भले किसी भी समाज का हो, किसी भी समाज का हो। चलिए, क्या जाति व्यवस्था को राजनीतिक इच्छा शक्ति के आधार पर खत्म किया जा सकता है? मैं फिर से उसी सवाल पर आ रहा हूं। राजीव गुप्ता साहब, दोनों पक्षों को आपने सुना, कांग्रेस बीजेपी को, आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश की गई यहाँ पर, क्या मिला जवाब? नहीं, मुझे जवाब नहीं मिला। देखिए, जाति विहीन समाज हो या ना हो, मैं ये नहीं कह रहा आपसे, लेकिन निष्पक्ष चुनाव कैसे करवाएंगे? जिस बात का डर रामलुभाई जी ने जताया, पूर्वी राजस्थान में आज क्या हो रहा है? नहीं, मैंने कहा ना, जाति को इन्होंने वोट बैंक बना दिया। जब विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि जो मुख्यमंत्री बन जाएं, जो प्रधानमंत्री बन जाएं, जब वो जाकर के कहीं कहे कि मैं पिछड़ा वर्ग का हूं, कभी कोई कहे कि मैं इस जाति की हूं, मैं इस जाति का हूं, मैं इस जाति का हूं, उस आधार पर अगर आप अपने को वोट बैंक के साथ जोड़ रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं कर रहे। जाति के आधार पर जो भेदभाव है, जाति के आधार पर जो शोषण है, निम्न जातियों के ऊपर होने वाले जो अत्याचार हैं, अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले जो अत्याचार हैं, उनको खत्म नहीं कर रहे, क्योंकि अत्याचार करने वाले वो लोग हैं जो आपके लिए राजनीतिक शक्ति बनते हैं उस जाति के अंदर। गरीब और कमजोर तो राजनीतिक शक्ति है ही नहीं, उसे तो आप वोट देने के लिए डरा धमका करके वहां ले जाते हैं, और डरा धमका करके ले जाने वाले कौन है? उन जातियों के उच्च लोग जो आपके लिए वोट बैंक वहां क्रिएट कर रहे हैं। क्या ऐसा है? आज भी ऐसा है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। जो हालात 1947 के बाद 1967 तक थे, वैसे ही हालात हैं। सुरेंद्र चतुर्वेदी साहब, देश का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन, कोई लेटेस्ट का कोई उदाहरण बता दें आप। सर, कितने उदाहरण चाहिए? कोई एक बता दें पहले। सर, कितने उदाहरण चाहिए? पहले कोई एक बता दें आप पहले कोई एक। मैं पूर्वी राजस्थान का उदाहरण रखना चाहता हूं, जो रामलुभाई जी ने कहा। आप जाकर के सर धौलपुर बात कीजिए, आप जाकर के मुजफ्फरनगर बात कीजिए, आगरा पोलिंग परसेंटेज इतना बढ़ रहा है, बात कीजिए। अरे पोलिंग परसेंटेज इतना बढ़ रहा है, लोग वोट कास्ट कर रहे हैं, लोग समाज में समाज जागृत हो रहे हैं। ये किन दकियानूसी सोच की बात करना चाहते हैं आप? किस दकियानूसी सोच की बात कर रहे हैं? मैं कोई दकियानूसी जब इनको पता ही नहीं है आपके यहाँ पर जो स्टीरियोटाइप आरोप है। जी नहीं, 60-65 साल से जो पिछले साल रोहित वेमुला को लेकर देश में जो बहस छिड़ी थी, नहीं, उस दौरान भी ये बात उठी, दलित उत्पीड़न की बात उठी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे को लगता है कि ये पूरी बहस जो है वो कहीं कहीं डिरेल हो जाती है। नहीं, मुद्दे पर आइए, कोई दिक्कत नहीं। कास्टलेस सोसाइटी, ये इस बहस का मुद्दा है। बिल्कुल, कैसे मुमकिन है राजनीतिक इच्छा शक्ति के आधार पर? कास्टलेस सोसाइटी में हिंदू मुसलमान ये विषय आता ही नहीं है ना? वो पंथ, वो धार्मिक आधार पर भेदभाव, धर्म और जाति दोनों को। मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि जो आदमी, कोई भी आदमी, हमारे दर्शक उठा करके देख लें, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सब देख लें, जितने इस स्टूडियो में काम कर रहे हैं सब देख लें, सब कागज पेन ले लें, सुबह से निकले रात को घर में घुसे, कितने लोगों ने उनसे टचेबिलिटी के आधार पर व्यवहार किया। समाज का उजला पक्ष नहीं देखना है, जो ठीक हो रहा है वो नहीं देखना, हमें कुरेद करके उसको जिंदा रखना है। एक चिंता, लेकिन सुरेंद्र चतुर्वेदी साहब, ये मुद्दा इसलिए उठा कि चुनावी आधार में राजनीतिक दल इसको कार्ड बनाकर इस्तेमाल करते हैं। जो लोग आरक्षण की राजनीति करते हैं, हमने बहुत आपने भी माना सभी दल करते हैं। हाँ, नहीं, मैं आरक्षण की राजनीति, आरक्षण आपके संवैधानिक प्रावधान है, ये राजनीतिक लक्ष्य नहीं है आपके। और आ रहा हूं चिलावत साहब आपके पास में। सत्यनारायण सिंह जी, देखिए साहब, राजनीतिक पार्टी के जो हमारे नुमाइंदे हैं वो बहुत होशियार हैं, वो सब्जेक्ट से हमने जाति के आधार पर राजस्थान को जलते हुए भी देखा है, ऐसी बात नहीं है। कई बार देखते हैं, जाम हो जाते हैं, नेता अपने समाज की रैलियां करते हैं। हाल ही में 2 बड़े नेताओं ने पूर्वी राजस्थान में ऐसा किया है। मैं कब हुआ कि उनको साहब मुझे बोलने दीजिए। आप बोलिए ना। मैं पूर्वी राजस्थान में कलेक्टर भी रहा हूँ, मैं पूर्वी राजस्थान में 8 जिलों में डांग बोर्ड का चेयरमैन भी रहा हूँ, मैंने वहाँ राजनीतिक रूप से चुनाव में भी भाग लिया है। कोई राजनीतिक दल योग्यता के आधार पर टिकट नहीं देता,
कोई भी राजनीतिक दल जहाँ पर जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है, जो कौमें एग्रेसिव हैं, उनके अलावा किसी की सोचता ही नहीं है। और ये फैक्ट है जो राम लुबाया जी ने कहा है। ये मुकेश चेलावत साहब आप सुन लीजिएगा। मैंने वहाँ चुनाव भी कराए हैं, एज कलेक्टर, असेंबली के भी और पार्लियामेंट के भी, और खुद ने चुनाव भी लड़ा है। मैंने ये देखा है कि जो एग्रेसिव कौमें हैं, जिनके वोट ज़्यादा हैं, जनसंख्या ज़्यादा है, उन्हीं को टिकट मिलता है। वो लोग ही दूसरे लोगों को, जो कमज़ोर हैं, गरीब हैं, दलित हैं, उनको वोट नहीं देने देते। और उसी का नतीजा है कि पूर्वी राजस्थान, आज भी राजस्थान में अगर कहीं नक्सलवाद आएगा तो इस क्षेत्र में आएगा, उसमें कोई तरक्की नहीं हुई। और यही कारण है कि वहाँ जातिवाद सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। एक ब्रेक लेते हैं। एक बात और, डकैतों की चपेट में भी ये इलाका काफी लंबे वक्त तक रहा, जिस डांग की बात अभी सत्यनारायण जी ने यहाँ पर की। ब्रेक का कॉल है सत्यनारायण जी, फिर वापसी करेंगे। साथ ही में आपको सुनाएंगे क्या कहा मंत्री कमसा मेघवाल ने इस पूरे सिलसिले में, और क्या कहना रहा संघ प्रवक्ता मनमोहन वेद का।